बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 3 किस्तें सुन चुके हैं और अब चौथी किस्त मुलाहिजा फरमाएं। और अब मुझे इस सिलसिले की आखिरी कार्रवाई मुकम्मल करनी थी। आखिरी कार्रवाई के लिए मैंने सैन फ्रांसिस्को के बाजार से कुछ खरीदारी की और एक ड्रामाई मरहले के लिए तैयार हो गया। रात को ओशन और हैग मेरे पास पहुंच गए। वो स्याह रंग की एक वैन में आए थे। उस वैन में बैठकर मैं उनके साथ चल पड़ा और मैंने उन्हें सारनर स्ट्रीट का वो मकान दिखाया। ओशन ने हैग को वहां तहकीकात करने की हिदायत दे दी थी। उसने कहा था कि हैग जिस वक्त भी इन चारों को यकजा देखे मुझे मेरे होटल फ़ोन कर दे। उसे सिर्फ एक लफ्ज़ कहना था, यानी हैगशिन, जिससे मैं समझ जाऊंगा कि हैग मुझे इन चारों के बारे में इतला दे रहा है। नीली पोंटी के बारे में भी मैंने उन लोगों को बता दिया था। इस तरह ओशन के बारे में भी तय पा गया और यूं ये मरहला हो गया जिसमें कोई मुजरिमाना पुख्तगी नहीं थी। और उसकी वजह यह थी कि मैंने ज़िंदगी में पहले कभी जुर्म नहीं किया था। ये रात मैंने हॉस्टल में गुजारने का फैसला कर लिया, लेकिन अपने तौर पर मैंने उसे बर्कले यूनिवर्सिटी की आखिरी रात करार दिया। हरबंसी मौजूद था। उसने मुझे तशवीश की निगाहों से देखा था। भाई, कुछ पूछना चाहता हूँ। ज़रूर पूछो जाने मन, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मोरिया तुम्हें तलाश करती हुई इधर आई थी। ओह अच्छा, कब? दोपहर को मेरी उससे काफ़ी गुफ्तगू हुई। उसने बताया कि उससे तुम्हारी मुलाकातें बस 2-3 बार ही हुई हैं और ये सारी मुलाकातें शराफत के दायरे में हैं। उसने बताया कि तुम अजीब अहमक नौजवान हो, ना शराब पीते हो, ना जिंदगी की दूसरी तफरीहात में हिस्सा लेते हो। खूब, फिर क्या हुआ हरबंस? मैंने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। खैर, उससे मुझे क्या दिलचस्पी हो सकती थी, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में तशवीश में मुब्तला हो गया हूँ। क्यों? तुम दिन रात कहाँ मसरूफ रहते हो? पढ़ाई तो तुमने छोड़ ही दी है। अभी तक तो ठीक है, कोई तुम्हारी गैर हाजिरी की तरफ मुतवज्जा नहीं हुआ, लेकिन चंद रोज बाद दूसरे भी मशकूक हो जाएंगे। तालीम तो मैंने छोड़ ही दी है हरबंस। अब तो मेरी जिंदगी का मकसद ही बदल गया है। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि मैं शहनाज के कातलों को माफ नहीं कर सकता। न सिर्फ उन्हें, बल्कि एबरन हाल की उस तकरीर के बाद उस कौम का दुश्मन बन गया हूँ मैं। और ये अहद कर चुका हूँ कि जब तक जिंदगी रही मैं उस कौम का दुश्मन रहूंगा और जिस तरह भी उसे नुकसान पहुंचा सका पहुंचाऊंगा। हरबंस, ये बात मैं काफी दिन से सोच रहा हूँ, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं अमल करूँ। चुनाचे किसी वक्त भी मेरे अमल का आगाज हो जाएगा और मैं तुम्हारे इस अमल से नावाकिफ ही रहूंगा। हरबंस ने शिकायती अंदाज में कहा। नहीं हरबंस, तुम नावाकिफ नहीं रहोगे। मैं वादा करता हूँ कि तुम इससे नावाकिफ नहीं रहोगे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं जानता था कि मैंने झूठा वादा नहीं किया है। हरबंस, क्या सैन फ्रांसिस्को के और बर्कले यूनिवर्सिटी के हर शख्स को यह मालूम हो जाएगा? लेकिन मेरे इन अल्फाज ने हरबंसी को बहला लिया। चुनाचे मेरी सरगर्मियां जारी रहीं और हरबंसी से इस गुफ्तगू की तीसरी रात का वाक़या है। चीनी ज़बान में मुझे एक टेलीफोन मौसूल हुआ। बाकी बातें मेरी समझ में नहीं आ सकी थी, लेकिन चीनी ज़बान और हैग का नाम काफ़ी था। बर्क रफ्तारी से मैंने होशन को फ़ोन किया और अंग्रेज़ी में कहा, वक्त आ गया है होशन, मुझे हैग की तरफ से इतला मिल गई है और मैं वहाँ जा रहा हूँ। ओह, तुम वहाँ मेरा इंतजार करना अली, मैं पहुँच रहा हूँ। मेरे पहुँचने से पहले अंदर दाखिल होने की कोशिश मत करना। नहीं डियर रोशन, वो 4 हैं बस और चारों मेरा शिकार हैं। वहाँ इत्मीनान से पहुँच जाओ। हैग और तुम बाहर मेरा इंतजार करोगे। ये खतरा मोल ना लो अली, हम लोग पहुँच रहे हैं। तुम पहुंचो ओशन, मैं चल रहा हूँ। मैंने जवाब दिया और फोन बंद कर दिया। फिर मैंने एक टैक्सी रोकी और उसमें बैठकर सारनर स्ट्रीट चल पड़ा। हैग मुझे देखकर जल्दी से मेरे करीब पहुंच गया। उसने चीनी जबान में मुझसे कुछ कहा। मैं उसके अल्फाज तो नहीं समझ सका था, लेकिन मैंने उसका मकसद समझ लिया था। फिर मैंने भी उसे इशारों में समझाया कि वो रुककर ओशन का इंतजार करे। उसके बाद मैं मकान में दाखिल हो गया। खूबसूरत मकान का बैरूनी हिस्सा खामोश और सुनसान था। सिर्फ एक कमरे में रोशनी थी और अंदर से मौसीकी की एक धुन उभर रही थी। उस धुन के साथ बातें करने की आवाजें भी आ जाती थी। मैं दरवाजे के करीब पहुंच गया और अंदर की आवाजें वादे हो गईं। मर्दाना आवाज़ों में नुस्वानी आवाज़ें भी शामिल थी। मैं अपने काम में मसरूफ हो गया। जोहन जैसे बदमाशों के पास इस वक्त भी पिस्तौल हो सकता था, इसलिए मैं कोई खतरा मोल नहीं ले सकता था। बिजली किसी तेजी से मुझे सारे काम करने थे और उसके लिए लाया अमल मेरे जहन में पहले से मौजूद था। दोनों हाथों में पिस्तौल संभाल कर मैंने पूरी कुव्वत से एक जोरदार लात दरवाजे पर मारी। दरवाजा बंद नहीं था, इसलिए मेरी ज़रब से वह जोरदार आवाज में खुल गया और उसके साथ ही अंदर से चंद बेइख्तियार खौफजदा आवाजें उभरी। सभी चौंक कर मुझे देखने लगे। जॉन और माइकल के अलावा उनके दोनों दोस्त थे और 2 खूबसूरत लड़कियां भी थी। वो शायद मौसीकी पर रक्स कर रही थी। सभी के हाथों में शराब के गिलास थे। उनके खुले हुए मुंह और फटी फटी आंखें मेरे लिए बहुत तस्कीन बख्श थी।
अगर तुम में से किसी ने जंबश भी की, मैंने करख्त आवाज में कहा और उसके साथ ही जंबश करने वाली की पेशानी का निशाना लेकर फायर कर दिया। गोली उस शख्स की खोपड़ी के पार होगी। ये जो उनके साथियों में से एक था जिसने संभल कर गिलास मेरे ऊपर खींच मारने की कोशिश की थी। बाकी सब साकित हो गए। गोली का शिकार होने वाले के बदन में तशन्नुई था और वो मौत से दूर भागने की कोशिश में कोई गैर मरी शय पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मुझे पहचान गए हो माइकल और जोहन? मैं एबरन हाल का बड़बोला हूँ जिसे तुमने चैलेंज किया था और मैं इस चैलेंज का जवाब देने आया हूँ। और ये जवाब अभी तक न है। ये जवाब तो मैं तुम्हारी पूरी कौम को दूंगा अगर मुझे तकदीर ने मौका फराहम किया। मैंने दूसरा फायर करके जो उनके दूसरे साथी को भी ढेर कर दिया। दोनों लड़कियों ने चीखने की कोशिश की तो मैंने पिस्तौल का रुख उनकी तरफ कर दिया। तुम दोनों हराम मौत मरने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और उनकी चीखें उनके हल्क में फंस गई। शायद यही वो कमरा होगा जोहन जहां तुम शहनाज को अगवा करके लाए होगे। बुज़दिल यहूदियों, एक कमजोर लड़की को अपने इंतकाम का निशाना बनाकर तुम्हें गैरत नहीं आई? जोन माइकल, तुमने ये गंदी हरकत करके अपनी पूरी कौम के लिए एक अफरियत को जन्म दिया है। तुम्हारी इस मजमूम हरकत का खुमियाजा तुम्हारी पूरी कौम को भुगतना पड़ेगा। शहनाज के खून के हर कतरे का हिसाब लातादाद यहूदियों को देना होगा। हमने कुछ नहीं किया, हमें माफ कर दो। माइकल रियान ने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा। वो खौफ के मारे रोने लगा था। मैंने मुस्कुराते हुए लड़कियों की तरफ देखा। सुनो लड़कियों, तुम यहाँ से जिंदा वापस जाओगी और यहाँ के हालात बेकम उकास पुलिस को और अखबारात को बताओगी। मैं तुम्हें तलाश करके कत्ल नहीं करूंगा। अगर तुमने एक बात भी छुपाई तो किसी भी वक्त तुम दोनों का हशर उनसे मुख्तलिफ नहीं होगा। चुनाचे यहाँ से रिहा होने के बाद तुम पुलिस स्टेशन जाओगी और पुलिस को बताओगी कि पाकिस्तान के एक नौजवान ने एबरन हाल में एक यहूदी की गंदी तकरीर की धज्जियां उड़ाई थी और उसके जवाब में चंद यहूदी गुंडों ने एक मुसलमान लड़की शहनाज को अगवा करके कत्ल कर दिया था। उसी नौजवान ने शहनाज के कत्ल का इंतकाम किस तरह लिया। तुम पुलिस को बताओगी कि मक्कार यहूदी मरते वक्त उसके सामने रो रो कर जिंदगी की भीख मांग रहे थे। तुम पुलिस को बताओगी कि नौजवानों ने चैलेंज किया है, उसने पेशीन गोई की है कि बहुत जल्द वो वक्त आएगा जब पूरी यहूदी कौम इसी तरह रो रो कर जिंदगी की भीख मांग रही होगी, लेकिन उसे जिंदगी नहीं मिलेगी, इसी तरह जैसे ये चारों जिंदगी से महरूम हो रहे हैं। मैंने वक्त जाया किए बगैर जॉन और माइकल पर भी गोलियों की बारिश कर दी। पूरे 6 फायर मैंने उनके बदन के मुख्तलिफ हिस्सों पर किए थे। दोनों लड़कियां दहशतज़दा होकर एक दूसरे से चिमट गई थी। उनके बदन बुरी तरह कांप रहे थे। मुझे उनसे नफरत थी, बेपनाह नफरत। माइकल और जॉन के तड़पते हुए जिस्म सर्द हो गए तो मैं बाहर निकल आया। उस कमरे के सामने एक बड़ा सा हाल कमरा था जिसमें पीले रंग का कालीन बिछा हुआ था। मैंने वो बैग उठाया जो मैं साथ लाया था और फिर मैंने बैग से 5 नक्शे निकाल लिए जो प्लास्टिक के बने हुए थे और उन्हें जोड़ने लगा। पीले कालीन पर नीले रंग की प्लास्टिक का नक्शा बहुत खूबसूरत लग रहा था। यह फलस्तीन का नक्शा था। नक्शा मुकम्मल करने के बाद मैं दोबारा कमरे में गया। दोनों लड़कियां बेहोश हो गई थी और जमीन पर ही लाशों के दरमियान पड़ी हुई थी। मैंने उन पर तवज्जो दिए बगैर जॉन की लाश की टांग पकड़ी और उसे घसीटता हुआ बाहर ले आया। मैंने जॉन की लाश नक्शे के वस्त में डाल दी। फिर यके बाद दीगरे मैंने चारों लाशें पूरे कमरे में नक्शे के दरमियान डाल दी। उसके बाद फलस्तीन के छोटे छोटे फ्लैग निकाले जिसमें नोकीले राड लगे हुए थे। मैंने ये राड लाशों के सीने में घोंप दिए और फिर आखिरी काम किया, यानी वो खूबसूरत कार्ड जॉन के सीने पर रख दिया जिस पर तहरीर था। वो वक्त दूर नहीं जब इसराइल यहूदियों के खून में डूबा हुआ होगा और फलस्तीन आज़ाद हो जाएगा। ये बड़बोले की पेशीन गोई है। सारे काम मुकम्मल हो गए थे। मैंने एक आसूदा निगाह उस हसीन नक्शे पर डाली और फिर बाहर की तरफ चल पड़ा। लेकिन अभी इस कमरे से निकला ही था कि हुसन और एक्शन नजर आए। दोनों चुस्त लिबासों में मलबूस थे और मुसल्ला थे। मुझे देखकर उनके चेहरों पर तजस्सुस के आसार नमूदार हो गए। क्या पोजीशन है? हुसन ने पूछा। आओ एक निगाह देख लो। मैंने पेशकश की और उन दोनों को उस हाल में ले आया। पीले कालीन पर नीला नक्शा नुमाया था। उसमें सुर्ख लाशें भी खूब लग रही थी। दोनों चीनियों की छोटी छोटी आंखों में दहशत के नकूश उभर आए। उन्होंने खौफजदा निगाहों से मुझे देखा और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट देखकर और खौफजदा हो गए। इन लोगों ने हुसन, एक मुसलमान लड़की को कत्ल करके अपनी सेहूनियत का सबूत दिया था और पाकिस्तान के गैरतमंद को चैलेंज किया था। उसका नतीजा अभी तुम्हारे सामने है और कल बहुत से लोगों के सामने होगा। क्या तुम्हें मेरी ये तरतीब पसंद नहीं आई? दोनों खौफजदा नौजवान सिर्फ खुश होंठों पर जबान फेरते रहे। उनके मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकल रहा था। आओ चलें, मैंने कहा और हम तीनों बाहर निकल आए। शाहवेन बाहर मौजूद थी। एक्शन ने स्टीयरिंग संभाल लिया। हम दोनों भी उसके साथ बैठ गए थे।
वैन चाइना टाउन चल पड़ी। दोनों भाई खामोश थे और जो कुछ देख चुके थे उससे शदीद मुतासिर थे। ओशन ने शायद अपनी रहायश गाह से चलते हुए लुई शी वगैरह को मेरे फ़ोन के बारे में बता दिया था, इसलिए वहाँ सब हमारे मुंतज़िर थे। मिस्टर काइशिन बिलाशुबा एक मुखलिस इंसान थे। उन्होंने मेरे लिए पहले उम्दा चीनी कबाब मंगवाया जो तैयार था और फिर दहशतज़दा ओशन से तफसीलात मालूम करने लगे। ओशन ने खौफजदा लहजे में तफसील बताई थी, जिसे सुनकर लुई शी मुतफिक्र हो गई। उसने चीनी जबान में अपने बाप से कुछ कहा और मिस्टर काइशिन पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगे। फिर उन्होंने लुई शी से कुछ कहना शुरू किया और वो गौर से सुनती रही। जब मिस्टर काइशिन खामोश हुए तो लुई शी अंग्रेजी जबान में बोली, मेरे वालिद इस बात से मुत्तफिक हैं कि जिन लोगों ने एक मासूम लड़की के साथ बेईमाना सलूक किया वो इसी सज़ा के मुस्तहिक थे जो तुमने उन्हें दी है। लेकिन जिस तरह हुसैन ने बताया है कि तुमने उन्हें कत्ल करके अपना नाम वादे कर दिया है, इस तरह सूरत हाल किसी हद तक बदल गई है। चाइना टाउन के इस मामूली मकान में इस वक्त तक तुम्हारे लिए गुंजाइश मौजूद है। जब तक तुम यहाँ रहना पसंद करो, हम सब मिलकर तुम्हारी हिफाजत करेंगे। लेकिन जूं जूं वक्त गुजरेगा अमेरिकी पुलिस तुम्हारी तलाश में मुस्तैद हो जाएगी। क्योंकि मामला यहूदियों का है, इसलिए कुछ ज्यादा ही तग्गो-दो होगी और गुजरने वाले वक्त का हर लम्हा तुम्हारे लिए खतरनाक से खतरनाक तर होता जाएगा। इसलिए वालिद साहब की पेशकश है कि तुम रातों रात सान फ्रांसिस्को छोड़ दो। ओशन तुम्हें यहाँ से सालिनास ले जाएगा। सालिनास से वो तुम्हें फरलैनो पहुंचा देगा। फरलैनोस से तुम हवाई सफर करके हॉलीवुड पहुंच जाओ। हॉलीवुड में तुम्हें एक पता दिया जाएगा, वहाँ मिस्टर जोशू मौजूद हैं जो तुम्हें तुम्हारी पसंद की जगह पहुंचाने में मावन साबित होंगे। यहाँ से हमें खुफिया अल्फाज का खत मिस्टर जोशू को भेज देंगे ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। वालिद साहब का कहना है कि तुमसे उस प्रोग्राम की मंजूरी के बारे में पूछा जाएगा। मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ। अपने वालिद से कहो कि इस इमदाद के लिए जिंदगी के किसी दौर में मैं तुम लोगों को फरामोश नहीं कर सकूंगा। लुई शी ने मेरे अल्फाज चीनी जबान में दोहराए और मिस्टर काइशिन के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो मेरे नजदीक आए और मेरे शाने पर हाथ रखकर कुछ बोले, जिसकी तर्जमानी लुई शी ने यूं की। मिस्टर काइशिन कहते हैं कि वे किसी कत्ल के मुजरम की नहीं बल्कि एक मुहिब्बे वतन की मदद कर रहे हैं। चीनी कौम खुद भी वतन की मोहब्बत से वाकिफ है और इसका दर्द अपने दिल में रखती है। इसलिए एक मुहिब्बे वतन से तावन उसके लिए एक ईमान का दर्जा रखता है। अपने मकसद में कामयाब होने के बाद चीनियों की दोस्ती याद रखना। लुई शी के खामोश होने के बाद मैंने मिस्टर काइशिन के बाजू पर हाथ रख दिया और आंखों से मेरे जज्बात का इजहार हो गया। मिस्टर काइशिन पुर मोहब्बत अंदाज में मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने दरख्वास्त की कि मैं थोड़ी देर आराम कर लूं। हर चंद मुझे उसकी ज़रूरत महसूस हो रही थी, लेकिन इन लोगों के इसरार पर मैं आराम करने लेट गया। इसी दौरान काइशिन, लुई शी और उसकी माँ मेरे लिए तैयारियों में मसरूफ रहे और उस वक्त सुबह के 5 बजे थे जब हम स्याह रंग की वैन में बैठकर चल पड़े। मैंने ऊँटों पर मूंछें लगाई और आंखों पर चश्मा चढ़ा लिया। तमाम लोगों ने हमें रुखसत किया था। लुई शी के रुखसारों पर आंसू बह रहे थे जिन्हें उसने छुपाने की कोशिश नहीं की थी। उन आंखों में बशर की हया थी। वो अल्फाज थे जो कभी नहीं कहे गए थे। वो जज्बात थे जिनका कभी इजहार नहीं किया गया था। कुछ जज्बे सीनों की गहराइयों में पोशीदा होते हैं, इतनी गहराई में कि आंखों में उनका अक्स तक नहीं आता। मैंने लुई शी के अंदाज में चाहत का कोई जज्बा नहीं महसूस किया था। उसने हमेशा एक अच्छे दोस्त का सलूक किया था और मैंने भी सिर्फ एक दोस्त समझकर उस पर एतबार किया था। लेकिन मैं ये भूल गया था कि मशरक की आबो हवा में ही शर्मो हया घुली हुई है। मशरकी लड़की के दिल में पोशीदा जज्बात ही उसका कीमती सरमाया होते हैं और वो इस सरमाए को कभी अरियां नहीं होने देती। लुई शी के आंसुओं ने मेरे दिल में एक कसक पैदा कर दी जिसे मैंने अरसे दूर तक महसूस किया। ओशन ऊंट भींचे ड्राइविंग कर रहा था। वैन के पिछले हिस्से में कीमती फर लदी हुई थी जिसके बारे में ओशन ने बताया, अक्सर हम लोग फरकोट सालिनास में सलवाते हैं। इसी तरह मेरे सालिनास आने का जवाब पैदा हो गया था। हम चंद दिन सालिनास में रहेंगे और फिर फरलीनो रवाना हो जाएंगे। फरलीनो से मैं तुम्हें जहाज में सवार करा दूंगा। अगर तुम चाहो तो सालिनास से भी मुझे रुखसत कर दो। यहाँ से मैं फरलीनो निकल जाऊंगा। हरगिज नहीं मिस्टर अली। जो ड्यूटी मेरे सुपुर्द की गई है उसमें कोई तब्दीली मेरे लिए मुमकिन नहीं है। हम लोगों में हर काम पूरे एतमाद से होता है। मेरे वालिद को एतमाद है कि उन्होंने जो काम मेरे सुपुर्द किया है मैं उसे हर कीमत पर पूरा करके ही वापस जाऊंगा। ओशन ने कहा। सालिनास तक का सफर निहायत इत्मीनान से तय हुआ। कोई मुश्किल पेश नहीं आई। जिस वक्त हम वहां पहुंचे सफेदा सैर नमूदार हो रहा था। शहर से दूर एक छोटे से मोटेल में हमने क्याम किया। किसी ने हम पर कोई तवज्जो नहीं दी थी।
ओशन शायद होटल के मालिकान के लिए अजनबी नहीं था। उसकी वैन दिन के 10 बजे तक होटल के मालिकान की तहवील में ही रही और 10 बजे वो मुझसे इजाजत लेकर चला गया। मैं होटल के मखसूस पुरारास्ता कमरे में आराम करने लेट गया। बड़े इत्मीनान से मुझे नींद आ गई थी। मेरे ज़हन में किसी किस्म का कोई बोझ नहीं था, बल्कि उसके बरक्स मैं खुद को बेहद पुरसकून महसूस कर रहा था। दोपहर को ओशन ने ही मुझे जगाया। 2 बज चुके थे और उसे सख्त भूख लग रही थी। मुझे मालूम था कि तुमने नाश्ता भी ठीक से नहीं किया, इसलिए मैंने तुम्हें लंच के लिए जगाया है। लंच के बाद तुम आराम से सो सकते हो। उसने कहा, ओह नहीं ओशन, मेरी नींद पूरी हो चुकी है और अब मैं ताज़ा दम हूँ, बल्कि हकीकतन अब तुम्हारे सोने की बारी है। मैंने कहा और गुसल खाने में चला गया। गुसल से फारिग होकर बाहर आया तो ओशन लंच का इंतजाम कर चुका था। हम दोनों ने लंच किया और फिर मैंने इसरार करके ओशन को सोने के लिए मजबूर कर लिया। लेकिन मिस्टर अली, मेरी दरख्वास्त है कि आप भी अंदर ही रहें। एहतियात अच्छी चीज़ है। सारी नास एक देहात है, यहाँ के लोग इतने चालाक नहीं है ओशन। मैंने कहा, प्लीज मिस्टर अली, मेरी दरख्वास्त है कि ये तस्वर आप हमेशा के लिए ज़हन से निकाल दें। अमेरिकन पुलिस बेहद ज़हीन है, उसके जाल न जाने कहाँ कहाँ फैले हुए हैं। आप जहाँ भी रहें होशियार रहें, ओशन ने आइजी से कहा और मैंने मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी। इस पुरखलूस इल्तिजा के बारे में मैं क्या कह सकता था। ओशन रात भर और फिर आधे दिन का थका हुआ था, इसलिए आरामदा बिस्तर पर लेटते ही सो गया। मैं सिर्फ उसकी इल्तिजा के एहतराम में वहां बैठा रहा। मेरे ज़हन में लातादाद ख्याल आ रहे थे। वो सोनी धरती जिससे मैं अब वक्ती तौर पर दूर हो गया था, लेकिन इन हालात में तो मैं पाकिस्तान भी नहीं जा सकता था। हुकूमत अमेरिका मुमकिन है कि मेरी गिरफ्तारी के लिए हुकूमत पाकिस्तान से रुजू करती और हुकूमत पाकिस्तान मुझे उसके हवाले करने के लिए मजबूर हो जाती। इस तरह मैं अब तवील अरसे तक पाकिस्तान का रुख नहीं कर सकता था। मेरे तमाम अपने मुझसे दूर हो गए थे। हरबंस सिंह के लिए मेरे दिल से दुआ निकलती थी कि खुदा करे वो मेरी वजह से किसी मुसीबत का शिकार न हो। उसने खुले दिल से मेरी मदद की थी और अगर मैं उसे मौका देता तो यहूदी नौजवान से इंतकाम के सिलसिले में यकीनन वो मेरे शाना बिशाना होता। मैं उस दिलेर नौजवान की फितरत से वाकिफ था। उसके बाद ये लोग आते थे। लुई शी जो मेरे दिल की कसक बन गई थी, मुमकिन है वो आंसू किसी वक्ती जज्बे की वजह से उसकी आंखों में आ गए हूँ। बहरहाल वो मेरी दोस्त थी। मैंने ज़हन में लुई शी की मुलाकातों को दोहराया और याद करने लगा कि उन मुलाकातों में दोस्ती के अलावा कोई और अंसर था या नहीं, लेकिन हर जगह दोहरी कैफियत नजर आई। उसकी याद बहुत दूर तक जाती थी। कोई भी किसी खास जज्बे के बगैर इतना करीब नहीं होता, लेकिन वो जज्बे कभी लुई शी के होंठों तक नहीं पहुंचे थे। उसने बड़ी हिफाजत की थी अपने वकार और नस्वानियत की। रात होगी। ओशन तकरीबन 8 बजे जागा था और आंख खोलकर जब उसने मुझे देखा तो उछल पड़ा, ओ मिस्टर अली, क्या वक्त हो गया है? 8 बजे हैं। कमाल है, मैं बहुत देर सोया। आप तो बुरी तरह बोर हो गए होंगे। वो उठ गया। नहीं ओशन, कोई बात नहीं। अब क्या इरादा है? बस थोड़ी देर के बाद सफर शुरू कर देंगे। सुबह तक मैं तुम्हें फरलेनू पहुंचा दूंगा। ओशन ने कहा, ठीक है, काफी मिल सकेगी यहाँ? यकीनन मिलेगी। मैं अभी बंदोबस्त करके आता हूँ। बल्कि रास्ते के लिए हम काफी का एक थर्मास भरवा लेंगे। थर्मास गाड़ी में मौजूद है, ओशन ने कहा और फिर बाहर निकल गया। जरूरी तैयारियों के बाद 10:30 बजे के करीब हमने सारी नास छोड़ दिया। हरे भरे खेत, अजीम शान चरागाहें तारीकी में डूबी हुई थी। हम उनके दरमियान सफर करते रहे। चूंकि दिन में खूब सोए थे, इसलिए इस वक्त जरा भी थकन नहीं थी। रात को 2:30 बजे तक ओशन बर्क रफ्तारी से ड्राइविंग करता रहा। फिर मैंने इसरार करके उससे स्टीयरिंग ले लिया। सड़क सीधी और हमवार थी, इसीलिए ड्राइविंग पुरलुत्फ रही। रास्ते में कई छोटे छोटे देहात पड़े थे जो तारीकी में डूबे हुए थे। बहुत देर खामोशी गुजर गई तो मैंने ओशन से सोने के लिए कहा, मैं थक जाऊंगा तो तुम्हें जगा दूंगा। वैसे तुम्हारी ये वैन बहुत शानदार है। यकीन करो मिस्टर अली, मुझे जरा भी नींद नहीं आ रही, बल्कि मैं तो इन सारे वाकयात के बारे में सोच रहा हूँ। खूब। क्या सोच रहे हो? आपको मेरी बात समझने में काफी दिक्कत होगी, मगर क्या करूं, मैं इससे ज्यादा साफ जबान नहीं बोल सकता। इसकी फिक्र मत करो, मुझे तुम्हारी बातें बहुत खूबसूरत लगती हैं। तुम बस अपनी सोच के बारे में बताओ। सान फ्रांसिस्को की पुलिस चारों तरफ फैल गई होगी और वो लोग चप्पे चप्पे पर तुम्हें तलाश कर रहे होंगे, या फिर ये भी मुमकिन है कि अभी उन्हें उन बदमाशों के बारे में मालूम ही ना हो सका हो। नहीं ओशन, ऐसा नहीं हो सकता। पुलिस को ज्यादा से ज्यादा 2-3 घंटे के बाद उस वारदात का पता चल गया होगा। मैंने ओशन को लड़कियों के बारे में तफसील बताई। उन दोनों लड़कियों ने होश में आने के बाद पहला काम यही किया होगा। ओह, तब तो फरलीनों में हमें बेहद होशियार रहना होगा। हाँ, ये मुनासिब है, मैंने जवाब दिया। वैसे यहाँ से तुम्हें हॉलीवुड रवानगी में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लॉस एंजलिस के लिए बहुत सी फ्लाइट्स जाती हैं, उनमें से कई फ्लाइट्स फरलेनो में उतरती हैं। किसी न किसी में जगह जरूर मिल जाएगी। सुबह के आसार नमूदार हुए, हम फरलेनो पहुंच गए।
फरलैनो कदरे बड़ा शहर है। शहर के कारोबारी इलाके में खासी बड़ी बड़ी इमारतें थीं, लेकिन इनकी तादाद बहुत कम थी। रिहायशी इलाकों में मकानों के गिर्द बड़े बड़े सायादार दरख्त लगे हुए थे। ऊंची ऊंची जदीद रिहायशी इमारतों के साथ छोटे छोटे ढलवान छतों वाले मकान ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहे थे। अंगूर की बेलों की बहुतात थी। ओशन ने बताया कि फरलैनो सूखे हुए अंगूर बरामद करने में काफी शोहरत रखता है। सुर्ख टाइलों की छत वाले होटल ब्र्यूमन में हमने एक कमरा हासिल कर लिया और हल्का सा नाश्ता करने के बाद ओशन एयरपोर्ट चला गया ताकि फ्लाइट के बारे में मालूम कर आए। उसके जाने के बाद मैं आराम करने लेट गया। ओशन तकरीबन 10 बजे वापस आया था। उसे शाम 5 बजे तक फ्लाइट से मेरे लिए सीट ले ली थी। इससे पहले कोई फ्लाइट नहीं थी, लेकिन मैंने ओशन के चेहरे पर किसी कदर सनसनी के आसार देखे थे और फिर उसने चंद अखबारात निकाल कर मेरे सामने डाल दिए। मैं समझ गया था कि अखबारात में मेरे बारे में तफसील छपी होगी। पहले ही अखबारात ने तबीयत खुश कर दी। आधे सफ़े पर उस कमरे की हसीन तस्वीर छपी हुई थी जिसे मैंने तरतीब दिया था। चारों लाशें नुमाया नजर आ रही थी और उसके साथ ही मेरी तहरीर का अक्स भी मौजूद था। उसके बाद खबर भी पूरी तफसील से थी जिसमें शहनाज का तज़किरा भी था। दूसरे अखबारात ने भी तस्वीर छापी थी। सिर्फ एक अखबार था जो मेरी तस्वीर हासिल करने में कामयाब हो गया था। बड़ी दिलचस्प खबरें थी। ओशन तो सनसनी का शिकार हो गया था, लेकिन ये तस्वीर और खबरें देखकर मेरी रूह तक खुश हो गई थी। ओशन, तुम परेशान क्यों हो मेरे दोस्त? काफी पियो। आओ, इन अखबारात के मुताले के साथ काफी मजीद लुत्फ देगी। ओशन ने गहरी सांस ली और फिर वो भी मुस्कुराने लगा। बड़े दिल गुर्दे के मालिक अली, मान गया। मैं तो इस तशहीर को देखकर हवास बख्ता हो गया था। मैं काफी मंगवाता हूँ। ओशन बाहर निकल गया और मैंने अखबार उठा लिया। पाकिस्तानी नौजवान ने मजहब से अकीदत का इजहार करते हुए 4 नौजवानों को कत्ल कर दिया। स्कूल ऑफ मेडिसिन की मुसलमान तालिबा को अगवा करके कत्ल करने वाले इंतकाम का शिकार हो गए। मुख्तलिफ सुर्खियां थी। एक अखबार ने मेरे बारे में मुकम्मल तफसील बड़ी मेहनत से जमा की थी। उसने लिखा था कि पाकिस्तान के सूबे पंजाब के रहने वाले उस नौजवान के बारे में मालूम हुआ है कि वह एक मजहबी शख्स है। बर्कले यूनिवर्सिटी में तालीम के दौरान हमेशा उसे एक शरीफ नौजवान तस्लीम किया गया है जो ना कभी शराब पीता था, ना दूसरी तफरीहात में हिस्सा लेता था। उसके गिर्द लड़कियों की भीड़ भी नहीं देखी गई। उसे सिर्फ तालीम से दिलचस्पी थी। एबरन हाल में उसका दाखिला एक इत्तफाक के तहत हुआ था जिसकी तफसील उसके सिख हिंदुस्तानी दोस्त ने बताई थी। एक मजहबी तकरीर से वो मुश्तइल हुआ और उसने नहायत जुर्रत से काम लेते हुए वहाँ जवाबी तकरीर की, जिसके बाद मकतूल नौजवान और यहूदी तंजीमें उसकी दुश्मन बन गई। लेकिन उस दुश्मनी के इजहार के लिए एक इंतहाई नामुनासिब तरीका इख्तियार किया गया और एक मुसलमान लड़की को उस स्कूल ऑफ मेडिसिन के हॉस्टल से अगवा करके मुजरिमाना हमला करने के बाद कत्ल कर दिया गया। चारों मकतूल नौजवान उस जुर्म में शरीक थे जिनके लातादाद शायद मिल गए हैं। लड़की को कत्ल करने के बाद किसी नोकदार चीनी से उसके बदन पर मुकद्दस निशानात बनाए गए थे और उसकी पेशानी पर लिखा गया, एबरन हाल के बड़बोले, तुम्हारे लिए पहला सफ़ा। ये बड़बोला अली यार खान था। गोया उसे मुश्तइल किया गया था, उसे मजहबी इश्तियाल दिया गया था। ये इश्तियाल इसी किस्म के हादसों को जन्म देता है। पाकिस्तानी नौजवान ने इस चैलेंज का भरपूर जवाब दिया है। महकमा पुलिस के खुसूसी शोबे के सरबरा मिस्टर नोबल मार्टिन ने कहा है कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर उस नौजवान को गिरफ्तार कर लेंगे। उन्होंने सारे इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। काफ़ी आ गई और रोशन ने 2 कप बनाकर उनमें से एक मुझे पेश किया। काफ़ी पीते हुए मैंने सारे अखबारात खंगाल डाले और फिर गहरी सांस लेकर उन्हें यकजा कर दिया। रूह खुश हो गई हुसन। मैं अमरीकी अखबार नवीसों का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे मौक़िफ़ को कोई और रंग नहीं दिया। मैंने काफ़ी के घूंट पीते हुए कहा, लेकिन इतनी शहरत तुम्हारे लिए नुकसानदेह होगी अली। उन्होंने तुम्हारी तस्वीर भी शाया कर दिया है। सुनो हुसन, मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि मुझे ज़िंदगी से प्यार नहीं है। ज़िंदगी खुदा की अमानत है। मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ, ज़िंदगी की तमाम तर दिलचस्पियों में हिस्सा लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मौक़िफ़ दूसरा है। अचानक मेरे दिल में एक जज्बा जागा है। सेहूनियत आलम इस्लाम के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। मैं अपना नाम भी दीन के मुआफ़िज़ों की फहरिस्त में देखने का ख्वाहिशमंद हूँ और मेरी ज़िंदगी इस मौक़िफ़ की नज़र हो जाए तो मुझे इससे ज़्यादा का अफसोस नहीं होगा। मैं जानता हूँ, मैं समझ चुका हूँ, तुमने इस मौक़िफ़ के लिए अपना हुसीन मुस्तकबिल ख़त्म कर दिया है। ओशन ने कहा। हम दोनों देर तक गुफ्तगू करते रहे। फिर मैंने ओशन से कहा कि वो मुझे लिखने का सामान फराहम कर दे और ओशन ने थोड़ी देर के बाद उसका बंदोबस्त कर दिया। मैंने 2 खत लिखे। एक अपने दोस्त सरबंसी के नाम लिखा था जिसमें मैंने उससे माजरत की थी और कहा था कि मेरी ज़िंदगी का रुख उसी दिन बदल गया था जब मैं एबरन हाल में दाखिल हुआ था। उसके बाद मैं किसी काबिल नहीं रहा था। मेरी रूह के सुकून के लिए ये ज़रूरी था कि मैं मरते वक्त तक उसे याद रखूं। खुदा करे वो मेरी वजह से किसी जंजाल में ना फंसे।
दूसरा खत लुईशी के लिए था। उसके लिए मैंने लिखा था कि लुईशी, जब तुम मुझे रुखसत कर रही थी तो तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों निकल आए थे? मैंने उन आंसू को हमेशा के लिए महफूज कर लिया है और जिंदगी में अगर कभी फुर्सत मिली तो इनका तजजिया करूंगा। तुम्हारे इस कीमती तोहफे और अजीम ताउन के लिए शुक्रगुजार हूँ। ये दोनों खत मैंने होशन को देते हुए कहा कि इनमें से एक खत पर हरबंस का पता लिखकर पोस्ट कर दे और दूसरा लुईशी को दे दे। ओशन ने एयरपोर्ट पर आखिरी बार मुझे मिस्टर जोशू से मुलाकात की ताकीद की। उनका पता मैंने ज़हन नशीन कर लिया था और फिर मैं रनवे की तरफ बढ़ गया। लॉस एंजलिस की फ्लाइट आ चुकी थी और अब रवाना होने के लिए तैयार खड़ी थी। मैं पूरी इत्मीनान कदमों से तैयारी की तरफ बढ़ गया। दूसरे मुसाफिर भी मेरे साथ थे। चेहरे के मेकअप की तरफ से मुझे कोई खास उम्मीद नहीं थी। ऐसे बेतुके मेकअप अमेरिकी पुलिस के लिए कोई अहमियत नहीं रखते, लेकिन मुझे ज्यादा परवाह भी नहीं थी। यही बेपरवाही मेरी मावन थी। अमेरिकी तियारे में दाखिल होने के बाद मैंने अपनी सीट संभाल ली। मेरे नजदीक एक बहुत मोटी अमेरिकन औरत बैठी हुई थी, जिसकी आंखें उसके मोटापे की वजह से खुलने में बहुत दुश्वारी महसूस कर रही थी। गालिबन वो सैन फ्रांसिस्को से आ रही थी, इसलिए उस पर सकूत तारी था। जब मैं उसके करीब बैठा तो एक लम्हे के लिए उसने मेरी तरफ निगाह की और फिर कुर्सी की पुश से टिक कर आंखें बंद कर ली। जराइम की जिंदगी से मेरा कोई वास्ता नहीं रहा था। अलबत्ता कानून की तालीम के लिए जराइम से वाकफियत जरूरी है। जदीद अमेरिकन किताबें मेरे ज़ेरे मुतालिया रही थी और मैंने बड़े बड़े मुजरमों के तरीक़ेकार और उनकी नफ्सियात के बारे में पढ़ा था। उनमें से कुछ ज़रूरी चीज़ें मेरे काम आ गईं। अमेरिकन पुलिस मेरी तलाश में थी। मुमकिन है इस जहाज़ में कुछ ऐसे लोग सफ़र कर रहे हों जो किसी इंतज़ामी महकमे से ताल्लुक़ ना रखते हों, लेकिन इस केस से वाकिफ़ हों और इससे दिलचस्पी भी रखते हों। उनमें कुछ ऐसी मुतजस्सिस तबीयत के लोग भी हो सकते थे जो उन चारों नौजवानों के कातिल की तलाश में हो। इसलिए खुद को पुरसुकून रखा जाए, कोई ऐसी हरकत ना की जाए जो इज़्तरारी हो। बचत का यही एक तरीका है और मैंने इसी पर अमल किया। मैं एक पुरवकार आदमी की हैसियत से सफ़र करता रहा। खूबसूरत एयर होस्टेस से एक बार मेरी रस्मी गुफ्तगू हुई और मैंने अमेरिकन लहजे में निहायत इत्मीनान से उससे बातचीत की। बिलाकर त्यारा हॉलीवुड एयरपोर्ट पर उतर गया। यहाँ से उसे लॉस एंजलिस रवाना होना था। बहुत से मुसाफिर यहाँ उतरे थे। कस्टम वगैरह की चेकिंग मामूली थी। उसके बाद मैं एयरपोर्ट से बाहर आ गया। एयरपोर्ट के बुक स्टॉल से मैंने शहर का नक्शा खरीदा और उसे हाथ में दबाकर थोड़े फासले पर एक रेस्तुरान में पहुंच गया। रेस्तुरान में बैठकर मैंने काफी तलब की और नक्शा सामने कर लिया। ये एक छोटी सी नोटबुक की शक्ल में था और इसमें हॉलीवुड की सारी तफसीलात लिखी हुई थी। अहम जगहों, होटलों के फोन नंबर भी लिखे हुए थे। नहायत उम्दा नक्शा था और उसे देखकर पूरा हॉलीवुड समझ में आ जाता था। दुनिया भर की फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा मरकज, जहां अजीम फिल्मी फनकार रहते थे। फिल्म देखने का शौक मुझे भी रहा था। चंद अदाकार मुझे भी पसंद थे, लेकिन बर्कले में क़याम के दौरान मैंने कभी हॉलीवुड आने की कोशिश नहीं की थी, जबकि बहुत से तुलबा यहाँ खासा वक्त गुजार चुके थे। मैं रेस्तुरान का बिल अदा करके वहाँ से उठ आया और पैदल ही चल पड़ा। एयरपोर्ट से काफ़ी दूर आकर मैंने एक टैक्सी पकड़ी और चल पड़ा। शहर की एक मशहूर शाहराह पर मैं उतर गया और फुटपाथ पर चलने लगा। शानदार दुकानें, दफ्तरों की बिल्डिंगें, सिनेमा घर और लातादाद मर्द और औरतें रंगीन कमीज और स्पोर्ट्स जैकेट में मलबूस खवातीन, ज्यादातर सिल्क पहने हुए थी। मैं भी उन्हें देखता आगे बढ़ता रहा और फिर बाजार के आखिरी सरे पर पहुंच गया। फिजा कहर आलूद हो गई और सर्दी बढ़ती जा रही थी। गो मेरे जिस्म पर सर्दी का लिबास था, लेकिन उसके बावजूद मौसम कुछ ज्यादा ही सर्द था। हॉलीवुड के होटलों के बारे में मैंने सुना था कि वहाँ काफी रश रहता है और बाज़ औक़ात दिन में जगह हासिल करना खास साल मुश्किल हो जाता है। ये मसला मेरे सामने भी था और पूरी तरह रात होने से कबल मैं अपने लिए कोई ठिकाना तलाश कर लेने का ख्वाहिशमंद था। चुनाचे मैंने टैक्सी की तलाश में निगाहें दौड़ाई और फिर एक टैक्सी को रुकने का इशारा किया। टैक्सी मेरे करीब आकर रुक गई और अंदर से एक स्याह फाम ड्राइवर उतरा और उसने खुशी खिलाकी से दरवाजा खोलकर सर झुका लिया। कहाँ चलूं जनाब? किसी उम्दा होटल में, मुझे एक अच्छी रहायशगाह दरकार है, मैंने कहा। और ड्राइवर ने कार स्टार्ट करने की बजाय गर्दन मोड़कर मुझे देखा। उसकी आंखों में अजीब से तसव्वुरात थे। हॉलीवुड में पहली बार तशरीफ लाए हैं जनाब? हाँ, क्यों? दरअसल हुकूमत और शहरी इंतजामिया ये फैसला नहीं कर पाई कि हॉलीवुड में होटलों की तादाद कितनी हो। हर तीसरे माह एक नया होटल तामीर होकर काम शुरू कर देता है, लेकिन उसके बावजूद होटलों की कमी पूरी नहीं होती। मुझे यकीन है कि इस वक्त आपको किसी होटल में कोई कमरा नहीं मिल सकेगा। क्या वाकई? ये तो बड़ी मुश्किल पेश आ गई, मैंने परेशानी से कहा। आप जैसे मुअज़्ज़ज़ लोग कैंपिंग में भी क़याम नहीं कर सकते और फिर इस वक्त तो वहाँ भी मुश्किल पेश आएगी। वहाँ क्या मुश्किलात हैं? बेशुमार। चूंकि रात हो गई है इसलिए इस वक्त कोई आपकी मदद नहीं करेगा। अलबत्ता मैं आपको एक मशवरा दे सकता हूँ। ज़रूर दो। मैं हॉलीवुड में अजनबी हूँ।
आप इस वक्त सनसेट की गोदर स्ट्रीट पर चलें और वहाँ किसी शबीना रेस्टोरेंट में रात गुजार लें। सुबह आपको होटल की तलाश में आसानी होगी और मुझे यकीन है कि दिन में कहीं ना कहीं जगह जरूर मिल जाएगी। दिन में जगह क्यों मिल जाएगी? सुबह को अक्सर लोग कमरे छोड़ते हैं, वो भी आम किस्म के छोटे होटलों में। बड़े बड़े होटलों में तो ये मुमकिन ही नहीं, क्योंकि वहाँ तो अमूमन कॉल पे कमरे बुक कराए जाते हैं। बाहर से आने वाले पहले से अपना नाम वेटिंग लिस्ट पर छोड़ देते हैं और कमरा मिल जाने के बाद रोड का रुख करते हैं। ठीक है दोस्त, जैसा तुम्हारा मशवरा मैं वैसे ही करता हूँ। सियाफाम टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी और चूंकि वहाँ दिन रात फिल्मों की शूटिंग होती रहती है, इसलिए वहाँ जितने होटल हैं वो दिन रात खुले रहते हैं और उनमें खूब हुजूम होता है, क्योंकि लोग अपने महबूब अदाकारों का इंतजार करते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मार्लिनो, ड्राइवर ने जवाब दिया। मिस्टर मार्लिनो, चूंकि हॉलीवुड में तुम मेरे पहले मुलाकाती हो, इसलिए मैं तुमसे मदद की दरख्वास्त करता हूँ। क्या तुम मेरे लिए किसी रिहाइश का बंदोबस्त कर सकते हो? मैंने कहा, आप यकीन करें जनाब, इस वक्त मुमकिन नहीं है। कल सुबह मैं जाती तौर पर कोशिश करके आपके लिए कोई ना कोई बंदोबस्त जरूर कर दूंगा। मार्लिनो ने माजरत करते हुए कहा, ठीक है, लेकिन कल सुबह कहाँ मुलाकात होगी? रात आप शहर में गुजारें, सुबह को मैं शहर पहुंच जाऊंगा और वहां से आपको ले लूंगा। तुम्हारा शुक्रिया मार्लिनो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैंने कहा। मार्लिनो खामोशी से ड्राइविंग करता हुआ और थोड़ी देर बाद टैक्सी अपने मकाम पर पहुंच गई। बेशुमार अफराद चलते फिरते नजर आ रहे थे। उनके जिस्मों पर काओ बॉय लिबास थे, सरों पर मखसूस हैट पहने वो अकड़ते फिर रहे थे। इतनी ही तादाद में लड़कियां थीं। उनके चेहरे मेकअप की वजह से बिल्कुल बसनूई लग रहे थे। उनमें से बेशतर मर्द और लड़कियां डिनर स्टॉल पर खड़े हुए थे। वो कुछ न कुछ खा पी रहे थे। गालिबन रात को उन्हें शूटिंग में हिस्सा लेना होगा। मार्लिनो ने मुझे एक खूबसूरत तर्ज के बने हुए रेस्टोरेंट के सामने उतार दिया। ये मेन इलाका है और यहाँ दिन रात की कोई तमीज नहीं होती। शुक्रिया मार्लिनो, मैं सुबह को तुम्हारा इंतजार करूंगा, मैंने कहा और उसको अच्छी खासी रकम बतौर टिप दी, जिसे उसने जेब में डाल लिया और सुबह का वादा करके रुखसत हो गया। मैंने एक गहरी सांस ली और शहर में दाखिल हो गया। बाहर खड़े होकर खाना खाने वाले ज्यादातर एक्स्ट्रा रोल करने वाले लड़के लड़कियां थी, जिनकी इस्तात इतनी नहीं होगी कि वो शहर में खाना खा सकें, लेकिन अंदर काफी रश था और लातादाद मेजें भरी हुई थी और तरह तरह के लोग नजर आ रहे थे। कोई नेपोलियन मेकअप में था तो कोई कदीम रवायती मेकअप में था तो कोई कदीम शहजादा नजर आ रहा था। दुनिया ही बदली हुई थी। बहुत से ऐसे जवान लोगों को देखने के लिए ही आए थे। खासा शोर शर का माहौल था और वहाँ सुकून नाम की कोई चीज नहीं थी। मैंने एक मेज संभाल ली और चंद साथ के बाद वेटर मेरे सर पर आकर मुसल्लत हो गया। मैं उम्दा खाना खाना चाहता हूँ, लेकिन इससे कबल मेरे एक सवाल का जवाब दो। जनाब, उसने गर्दन झुका कर कहा, मैं यहाँ रात भर रुकूंगा। तुम लोगों को एतराज तो नहीं होगा? हरगिज नहीं जनाब, आप कल दिन भर भी इस मेज पर बैठे रहेंगे तो किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता। शुक्रिया, यही मालूम करना चाहता था। खाने के लिए हुक्म फरमा दें। उसने मेन्यू मेरे सामने रख दिया और मैं उस खूबसूरत किताबचे की वर्क गर्दानी करने लगा। फिर मैंने उसे चंद खाने नोट करवा दिए और वेटर अदब से गर्दन झुकाकर चला गया। थोड़ी देर के बाद उसने खाना मेरे सामने रख दिया। इस माहौल से मुझे घबराहट हो रही थी। इतना शोर, इतना हंगामा मेरा जहन कबूल नहीं कर रहा था। मैं अगर चाहता तो जोशो को तलाश कर सकता था, लेकिन इसमें कबाहत थी। जाहिर है इतनी जल्दी तो जोशो को इतला नहीं पहुंच सकती थी। अगर मैं उसके पास पहुंच जाता और वो मुझे कबूल ना करता तो अच्छा ना होता। मैं उसकी मदद जरूर लेना चाहता था, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार जरूरी था। मैंने खाना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे जहन में किसी कदर परेशानी थी, इसलिए रगबत से नहीं खा सका था। खाने के बाद मैंने काफ़ी तलब की। खुश शक्ल लड़कियां मेकअप में ज्यादा दिलकश नजर आ रही थी। सादगी चीज ही दिलफरेब है। मेरे अलावा दूसरे बहुत से ऐसे लोग थे जो सिर्फ फिल्मी अदाकारों को देखने के लिए यहाँ आए थे। काफी से फारिग हुआ ही था कि एक नौजवान जोड़ा कोई जगह खाली ना देखकर बेतकल्फी से मेरी मेज के गिर्द पड़ी हुई कुर्सियां घसीट कर बैठ गया। उन्होंने बियर तलब की और वेटर ने बियर के 2 जग लाकर उनके सामने रख दिए। उन्होंने मेरे वजूद को यकसर नजरअंदाज कर दिया और आपस में गुफ्तगू करने लगे। दोनों किसी जासूसी फिल्म में काम कर रहे थे और फिल्म ही के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। तकरीबन पौन घंटे ही वो वहां बैठे और फिर उठकर चले गए। मैंने एक ठंडी सांस ली। फिल्मी सनत का माहौल हर जगह यकसां है। यहाँ मेरी तबीयत घबरा रही थी। सुकून नाम की कोई शय का यहाँ तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। आइंदा के बारे में बहुत से ख्यालात मेरे ज़हन में थे, लेकिन ये बेसुकून जगह मुमकिन है कल इससे निजात मिल जाए।
रात तो किसी न किसी तरह गुजारनी ही है। हॉलीवुड की इस उलझन के बारे में मुझे मालूम ही नहीं था, लेकिन अब अंदाजा हो रहा था। दरहकीकत ये अजीम फिल्मी शहर इसी हंगामा राई का मरकज होना चाहिए था। हॉलीवुड वो शहर है जिसने बहुत से गुमनाम लोगों को फिल्म स्टारों की हैसियत से आलमी शहरत से हमकिनार कर दिया और बहुत सौ की उम्मीदों को खुद में दफन कर लिया। मैंने एक उचटती निगाह करूबो जवार में डाली कि रात कैसे गुजरेगी, कुछ न कुछ तो जरूर होना चाहिए, लेकिन क्या? दफातन मेरी निगाह एक तरफ उठ गई और एक लम्हे के लिए मेरी असाब में ईंठन पैदा होगी। न जाने क्यों मैंने पहले उन लोगों को नहीं देखा था। 3 असिस्टेंट पुलिस अफीसर थे और उनके साथ एक शानदार सेहत का मालिक सुर्खो सफेद इंस्पेक्टर था। तीनों बियर पी रहे थे। एन उसी वक्त पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे देखा और मैंने महसूस किया जैसे वो चौंक पड़ा हो। 1 सेकंड के अंदर मेरे ज़हन में खतरे का एहसास जाग उठा। अमेरिकन पुलिस बहुत ही एडवांस है। मुमकिन है मेरी तस्वीर टेलीविजन पर पेश करके मेरे बारे में ऐलान कर दिया गया हो। ये हल्का सा मेकअप अब मेरी शख्सियत छुपाने की कामयाब कोशिश नहीं कर रहा था। मैंने उसे अपनी सीट से उठते हुए देखा। अली यार खान, गड़बड़ हो गई। पहले ही मरहले में पुलिस तुम्हारी तरफ मुतवज्जा हो गई और इस बेहंगम और पुरशोर जगह, इस अजनबी शहर में कुछ करना बेहद मुश्किल काम होगा। सुर्खो सफेद पुलिस इंस्पेक्टर ने मेरी मेज पर दोनों हाथ रख दिए, झुका और उसकी आवाज उभरी। मुझे इंस्पेक्टर रैंक कार्नर कहते हैं। जवान आदमी, ये मूंछें मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकती। उसने एक हाथ बढ़ाकर मेरी मूंछें मेरी नाक के नीचे से उखाड़ दी और मैंने सर्द अंदाज में गर्दन उठाकर उसे देखा। फिर मेरी निगाहें उसके होलिस्टर में लगे पिस्तौल पर पड़ी। दूसरे ही लम्हे उसने पिस्तौल बाहर निकालकर उसका रुख मेरी तरफ कर दिया। पिस्तौल की नाल मेरी पेशानी की तरफ उठी हुई थी। चंद साथ के लिए मेरे हवास मुअत्तल हो गए। अमली जिंदगी में मुझे सिर्फ चंद लम्हात मिले थे जो मेरी तकमील आरज़ू के लिए नाकाफी थे। मैं तो अभी बहुत कुछ करना चाहता था। मैंने तो अभी तलब की पहली ही सीढ़ी पर कदम रखा था। मेरी तो ख्वाहिश थी कि कुर्रे अर्ज़ पर फैले हुए तमाम दुश्मनाने दीन की जिंदगियों का खात्मा कर दूं, ताकि कल रोज़े हिसाब मेरा वजूद दोज़ख के अज़ाब से महफूज रह सके। लेकिन अफसोस, तकदीर ने मुझे अब तक ये मौका फराहम नहीं किया था। मेरी तमन्नाओं का गिंचा नशगुफ्ता वक्त से पहले ही बादे खिदा के झोंकों का शिकार हो गया। नहीं, अभी नहीं। अभी तो मैं एक तनावर दरख्त बनना चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी हर शाख के नीचे दुनिया के सारे मजलूम वक्त के झुलसाने वाले सूरज की शुआओं से बचने के लिए पनाह लें और मैं उनके तपते हुए जिस्मों को कैफ आवर हवाओं से हमकिनार करूँ। पिस्तौल की नाल आहिस्ता आहिस्ता मेरी पेशानी से चिपक गई। अचानक दूसरी मेज पर बैठे हुए दोनों सब इंस्पेक्टर भी अपनी जगह से उठे और हमारे पास पहुंच गए। शायद इंस्पेक्टर की मदद के लिए आए थे, लेकिन फिर उनकी एक हरकत ने मुझे हैरत में मुब्तला कर दिया। दफातन उन्होंने इंस्पेक्टर को दोनों शानों से पकड़कर पीछे घसीट लिया और फिर उनमें से एक ने उसके हाथ में से पिस्तौल भी छीन लिया। पिस्तौल छीनने वाले ने करख्त लहजे में इंस्पेक्टर से कहा, कितनी बार तुमसे कहा है माइटी कि अपने ज़र्फ से ज्यादा ना प्यार करो। अभी तुम्हें शार्ट भी देना है। क्या तुम इस हालत में सेट पर जा सकोगे? मगर मैं नशे में कहाँ हूँ, इंस्पेक्टर ने कहा। बकवास मत करो, तुम एक शरीफ इंसान की परेशानी का बायस बने हुए हो। पिस्तौल नकली सही, लेकिन तुम उसे किसी गैर मुतल्लक शख्स पर तान कर मुजरिम कहला सकते हो। फिर उसने झुककर मादरत अमेज अंदाज में मुझसे कहा, माफ़ कीजिएगा मिस्टर, यकीनन आप इस शख्स की सरकत से परेशानी का शिकार हुए होंगे। ये माइटी एलन है और एक फिल्म इंस्पेक्टर का रोल कर रहा है, लेकिन ये अच्छे खासे तनातोश के बावजूद इसमें एक खराबी है कि बहुत जल्द आउट हो जाता है। यहाँ आने से कबल ये स्कॉच पीता रहा है। मुझे उम्मीद है आप इसे माफ़ कर देंगे। ओह, वाकई मुझे कुछ नशा हो गया है शायद, लेकिन ये शख्स, इसका चेहरा मुझे कुछ जाना पहचाना सा लगता है। ए मिस्टर, इससे कबल हमारी मुलाकात कहाँ हुई थी? माइटी एलन ने झुककर मुझे गौर से देखते हुए पूछा। शायद शराब की बोतल में। जून, तुम एलन को ले जाओ और इसका नशा उतारने की कोशिश करो, वरना हम सब की नौकरी चली जाएगी। कैली ब्राउन इतना ही सख्त गिर इंसान है, मेरे हमायती ने कहा। आओ एलन, वाकई जेम ठीक कहता है, तुम अपने साथ हमें भी ले डूबोगे। दूसरे सब इंस्पेक्टर ने माइटी एलन को धकेलते हुए कहा। माइटी एलन बुड़बुड़ाने लगा। देखा जरूर है बहुत ही करीब से, मगर याद नहीं आ रहा। भाई बहुत खूब, अब यादाश्त भी इतनी खराब नहीं होनी चाहिए। वो बुड़बुड़ाता रहा, लेकिन उसका साथी उसे धकेलते हुए बाहर ले गया। अगर कोई हर्ज ना हो तो मेरी मेज पर तशरीफ ले आए। मैं माजरत ख्वाह हूँ कि इसने आपका गेटअप खराब कर दिया। क्या मैं इसे दुरुस्त कर दूं? मैं अच्छा खासा मेकअप में भी हूँ, दूसरे सब इंस्पेक्टर ने कहा।
मैं उन लोगों की मुसलसल बकवास सुन रहा था, समझ रहा था, लेकिन मेरी रूह किसी और ही जहां की सैर कर रही थी। मैंने खुलूस से दिल से दुआ की थी, ऐ खुदा मुझे इतनी जिंदगी दे कि मैं अपने मिशन की तकमील कर सकूं। और फिर मेरी ये दुआ बड़े अजीब अंदाज में सुन ली गई थी। गोया बिशारत थी कि मुशीयत मुझसे कुछ काम लेना चाहती है, मुझे मेरी आरज़ू पूरी करने का मौका दिया गया है। और इस तसव्वुर से मेरी रूह झूम उठी थी, मेरी रगों में आग गर्दिश कर रही थी। अगर किसी को ताईद गैबी हासिल हो जाए तो उसकी खुशी का अंदाज़ा कौन कर सकता है। दर हकीकत ये ताईद गैबी थी, ये एक इशारा था कि मेरी दुआ कबूल हो गई है। अब तक मैं जिस अफसुर्दगी का शिकार था वो यकलख्त ख़त्म हो गई थी। चुनाचे मैं पूरी तरह जाग उठा। अब आप तन्हा हैं, यहाँ तशरीफ़ रखें, कुछ मंगवाऊँ आपके लिए। मैंने सब इंस्पेक्टर को पेशकश की। यूं ही सही वेटर, उसने वेटर को मुखातिब किया, मेरी मेज का सामान उठाकर यहाँ पहुंचा दो। और हाँ मिस्टर, आपके लिए बियर मंगवाऊं या नहीं? नहीं शुक्रिया, वो तो स्कॉच के 6 पैग लेकर आउट हो जाता है, मगर मैं उससे भी गया गुजरा हूँ। मेरे लिए बियर के 2 जग ही काफी होते हैं। मैंने हंसते हुए कहा, ओह ओह, तब तो ठीक है, बराए करम अपनी मूंछें उठा लें, जाया हो जाएंगी। क्या मैं इन्हें दुरुस्त कर दूं? कोई हर्ज नहीं है, मेरे पास अभी बहुत वक्त है, मैंने जवाब दिया। कौन सी फिल्म के सेट पर काम कर रहे हैं? वैसे मेरा ख्याल है आप अमेरिकन नहीं है, गोरी रंगत और खदोखाल किसी, मैं स्पेनिश हूँ, मैंने जवाब दिया। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आंखें यही बताती हैं। कुदरत ने स्पेन को आंखों के हुस्न से नवाजा है। ए वेटर सुनो, गिलास गंदा है, दूसरा साफ गिलास लाओ। वो खुद ही मौजू से हट गया, वरना उसे मैं क्या बताता कि मैं कौन सी फिल्म में काम कर रहा हूँ। मुझे तो इस माहौल की ABC से भी वाकफियत नहीं थी। वेटर ने उसके सामने दूसरा गिलास रखा ही था कि सफेद यूनिफॉर्म में मलबूस एक शख्स होटल में घुसा और फिर वो सीधा इसी मेज पर आ गया। मिस्टर जिम, आपको कैली ब्राउन ने तलब किया है। कुछ पता भी है कि क्या वक्त हुआ है और तुम अपने सामने बियर की दुकान सजाए बैठे हो। जिम चौंक पड़ा, उसने अपनी घड़ी में वक्त देखा और झुरझुरी लेकर उठ गया। माय गॉड, शायद मैं भी 7 पैग में आउट होने लगा हूँ। फिर उसने जल्दी जल्दी कुछ करेंसी प्लेट पर रखी और मेरी तरफ रुख करके बोला, सॉरी डियर, मैं तुमसे ज्यादा गुफ्तगू ना कर सका। वैसे मेरा ख्याल है एलन ने तुम्हारे साथ जो बदसलूकी की थी उसका इंतकाम खुदा ने ले लिया। इतनी जल्दी वो सेट पर जाने के काबिल कहाँ हो सका होगा। बाय द वे, तुमसे फिर मुलाकात होगी। वो हैट उतार कर थोड़ा सा खम हुआ और आने वाले के साथ बाहर निकल गया। मैं हक्का बक्का उसे जाते हुए देख रहा था। खुदा का करम था कि बहुत बड़ी बला टल गई थी। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी और खुदा खुदा करके सुबह हुई। चारों तरफ बेरोनक चेहरे बिखरे हुए थे। रात जगह के आसार उनके चेहरे से नुमायां थे। बेशतर स्टूडियोज में रात को काम होता है और लोग सुबह होते ही इस तरह अपने घरों को रवाना होते हैं जैसे दिन में काम करने वाले शाम को। फुटपाथों से कारों का हुजूम कम होता जा रहा था और थके मांदे लोग ज्यादातर अपनी सवारियों में वापस जा रहे थे। बहुत कम ऐसे थे जिन्होंने किराए की सवारियां तलाश की। इस एरिया की रौनक भी कम होगी और अब मेरे लिए यहाँ बैठे रहना नामुमकिन हो गया। चुनाचे मैं भी बाहर निकल आया। हॉलीवुड के टैक्सी ड्राइवर के बारे में वसूख से नहीं कह सकता था कि वो अपने वादे की पासदारी करेगा, लेकिन उसके बावजूद मैं थोड़ी देर इंतजार कर लेना चाहता था। अगर वो आ गया तो किसी कदर आसानी हो जाएगी, वरना मैं खुद ही कोशिश करूंगा। वैसे मगरबी ममालिक में वादों की बड़ी अहमियत होती है। मेरे तजुर्बात इस सिलसिले में काफ़ी तवील हैं। मार्लिनो की टैक्सी मैंने शहर के सामने रुकते हुए देखी तो मैं उसकी तरफ बढ़ गया। उसने जल्दी से नीचे उतरकर दरवाजा खोल दिया और रस्मी सलाम के बाद बोला, उम्मीद है शहर की रात ज्यादा तकलीफ दे नहीं होगी। मैं कुछ जल्दी पहुंच जाता, लेकिन मैंने सोचा पहले आपके लिए किसी होटल में कोई जगह तलाश कर लूं। चुनाचे मैं एनी फ्रैंक में कमरा बुक कर आया हूँ। ओह, तुम्हारा शुक्रिया मार्लिनो, तुमने वाकई मेरी मुश्किल हल कर दी, मैंने थके हुए लहजे में कहा। और फिर उसके बाद मैंने मार्लिनो से पूरे रास्ते कोई गुफ्तगू नहीं की। एनी फ्रैंक की तीसरी मंजिल पर एक खूबसूरत और कुशादा कमरे में दाखिल होकर मैंने फौरन दरवाजा बंद कर लिया और किसी की मुदाखलत से महफूज रहने के लिए रोशनी जलाकर बिस्तर में घुस गया। नींद ऐसी आ रही थी कि मैं बेड की साख्ती या कमरे की डेकोरेशन पर भी गौर न कर सका। दोपहर के 2 बजे आंख खुली। तबीयत अभी भी ठीक नहीं थी। मैंने बाथरूम का रुख किया और गर्म पानी के गुस्ल ने तमाम सुस्ती दूर कर दी। कमरा वाकई बेहद शानदार था और मैं इंतजामिया का शुक्रगुजार था कि मेरी नींद के दौरान किसी ने मुदाखलत नहीं की। तब मैंने रोशनी गुल कर दी और घंटी बजाकर वेटर को तलब किया। खुशबदे लिबास में मलबूस वेटर अखबार लिए अंदर आया था। उसने अदब से अखबार और तरो ताज़ा फूलों का गुलदस्ता मेरे सामने मेज पर रख दिया। मैंने उसे सुबह के नाश्ते और दोपहर के खाने का मिला जुला ऑर्डर दे दिया और वेटर गर्दन झुकाकर बाहर निकल गया।
फिर मैं अपनी दिलचस्पी की दूसरी चीज यानी अखबार देखने लगा। मैं उसमें अपने बारे में खबर तलाश कर रहा था। आखिर मेरी ये कोशिश बेसुध साबित न हुई। एक छोटी सी सुर्खी के साथ मुख्तसर सी खबर थी, यहूदी रईस ज़ादों का कातिल पाकिस्तानी तालिब इल्म हनूज मफरूर है। सान फ्रांसिस्को में 4 नौजवानों का कातिल तालिब इल्म जिसने मजहबी जुनून की बुनियाद पर 4 यहूदी रईस ज़ादों को ड्रामाई अंदाज में कत्ल किया था, अभी तक पुलिस के हाथ में नहीं आ सका है। ख्याल है को नहायत चालाकी से सान फ्रांसिस्को से निकल गया है। पुलिस के माहिरीन उसकी तलाश में मसरूफ हैं। कई यहूदी तंजीमों ने कातिल अली यार खां की तलाश का शदीद मुतालबा किया है और इस सिलसिले में हर ताउन की पेशकश की है। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। इसका मतलब है कि इन लोगों के सीनों पर कारी ज़रब लगी है, वरना एक मामूली से कातिल की तलाश के लिए इस एहतमाम की क्या ज़रूरत थी। मैं भी यही चाहता था कि यहूदियों के सीनों में मेरे लिए आग रोशन हो जाए। इसी दौरान वेटर नाश्ता लेकर आ गया और मैं खाने में मसरूफ हो गया। खाने के बाद मैंने फिर दरवाज़ा बंद कर लिया। अब मैं पूरी संजीदगी के साथ यहाँ से भी निकलने के बारे में सोच रहा था। दुश्मनों के इस मुल्क में मेरे लिए फरार के रास्ते मौजूद थे। जोशो मेरे ज़हन में ज़रूर था, लेकिन थोड़ी सी झिझक भी थी। मिस्टर काइशिन ही ने मेरे लिए इतनी परेशानी उठाई थी और अब मैं मिस्टर जोशो को भी खुद में उलझाऊं, ये ख्याल मेरी फिक्रमंदी का बायस था। हालात इस कदर ख़राब थे कि इस वक्त हर शख्स मुझसे बचने की कोशिश करेगा। इन हालात में कहीं मिस्टर जोशो भी माजरत ना कर लें और फिर मुमकिन है अभी उन्हें काइशिन का पैगाम ही ना मिला हो सकता है कि वो भी एक मुअज़्ज़ज़ शहरी होने का सबूत देते हुए मुझे पुलिस के हवाले करना पसंद कर दें। अभी मैं कोई फैसला नहीं कर सका था कि जोशू से मिलूं या ना मिलूं। खूब आराम किया था, इसलिए कमरे में बोरियत होने लगी थी और फिर अमली जिंदगी किसी कमरे तक महदूद होने का तो नाम नहीं है, बाहर तो निकलना ही है। चनाचे बाल वगैरह संवार कर मैं बाहर निकल आया। हल्का सा मेकअप अब भी मेरे चेहरे पर था। होटल एनी फर्नेक जापानी गार्डन के इलाके में वाक़ था। जापानी गार्डन का हॉलीवुड के मशहूर तफरीही मकामात में शुमार होता है। इस बाग में बाज़ दरख्त जापान से लाकर लगाए गए हैं, जिनकी वजह से बाग में एक हुस्न पैदा हो गया है। बाग का दरवाज़ा किसी कदर बुलंदी पर वाक़ है। यहाँ पूरी तरह बुद्ध तहजीब का तासर दिया गया है। अंदर कदीम शोगन तर्ज का मंदिर बुद्ध है, जिसमें जापान की तारीख से मुतल्लिक आर्ट और नवादरात के लातादाद नमूने मौजूद हैं। मैं बेमकसद चहलकदमी करता रहा। आंखें इंसानी चेहरे को देख रही थी, लेकिन जहन दूसरे ही ख्यालात में उलझा हुआ था, यानी जोशू से मुलाकात करूं या नहीं। जापानी गार्डन से होता हुआ मैं डी लांग प्री पार्क जा पहुंचा, जहां रोड एलिफ जेलेंसिटी 9 के नाम से मंसूब मुजस्मा इंस्पायरेशन मौजूद है। कांसी का एक बेलिबास मुजस्मा जो ग्लोब पर रखा हुआ है। अभी मैं मुजस्मे के खदुखाल का जायजा ही ले रहा था कि अकब से किसी ने मेरे शाने पर हाथ रख दिया और मैं बेइख्तियार पलटा। मेरी आंखों ने जिम को पहचान लिया। जिम एक तवील अलकामत और खुश्क चेहरे वाले जवान आदमी के साथ था, जिसने अपना कोट बेपरवाही से शाने पर डाल रखा था और दांतों से कोई चीज चबा रहा था। इत्तफाक है कि चंद ही घंटों में तुमसे ये दूसरी मुलाकात है, लेकिन दूसरी दिलचस्प बात यह है कि तुम इस वक्त भी मेकअप में हो। जिम ने बेतकल्फी से कहा। हाँ, दोनों ही बातें दिलचस्प हैं, मैंने सपाट लहजे में जवाब दिया। मेरे दोस्त गैन मिलर से मिलो, शायद तुमने इन्हें फिल्मों में देखा हो, विलन के किरदार अदा करते हैं, चेहरे से पता चलता है। मैंने उस शख्स से मुसाफा किया। उसका हाथ लजा और सर्द था, जैसे उसके बदन में खून की रवानी ही न हो। जिम से मेरी मुलाकात किसी खास कैफियत की हामिल नहीं थी कि वो मुझसे इस तरह चिपक कर रह जाता, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया था कि मैं इससे किस तरह पीछा छुड़ाऊं। आओ किसी रेस्तोरां में थोड़ी देर वक्त गुजारी करें, क्या तुम भी पसंद करोगे? उसने अपने साथी से पूछा और उसने कोई जवाब देने की बजाय शाने हिलाकर अपनी आमादगी का इजहार कर दिया, मगर मैंने फौरन ही अपनी सर्द मोरी का सबूत देते हुए कहा, सॉरी जिम, मुझे फुर्सत नहीं है। दोस्तों के लिए फुर्सत निकालनी पड़ती है, बस थोड़ी देर प्लीज, जिम ने बेतकल्फी से कहा और मेरे हाथ को अपनी उंगलियों की गिरफ्त में ले लिया। मैं सख्ती से इनकार कर सकता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि थोड़ी देर ये खेल भी सही। वैसे मेरी कोई खास मसरूफियत भी नहीं थी, चुनाचे मैं नीम आमादगी के अंदाज में जिम के साथ आगे बढ़ गया। मिलर, हम रोज वेल्ट में बैठेंगे, वहाँ का माहौल पुरसुकून है, जिम ने अपने साथी को मुखातिब करते हुए कहा। जहाँ पसंद करो, मिलर ने जवाब दिया और जिम मेरा हाथ पकड़े हुए सामने के पार्किंग लाट की तरफ चल पड़ा, जहाँ एक लंबी लेमोजीन खड़ी हुई थी। मुझे किसी कदर कोफ्त हो रही थी, लेकिन अब तो आमादगी जाहिर कर दी थी। चुनाचे मैं लेमोजीन में जिम के साथ बैठ गया। मिलर ने स्टीयरिंग संभाल लिया था और फिर गाड़ी स्टार्ट हो गई। मिलर निहायत तेज रफ्तारी से ड्राइविंग कर रहा था। अगरचे सड़कों पर काफी रश था, लेकिन वो इस भीड़ में भी तेज रफ्तारी का मुजाहरा कर रहा था।
फासला कुछ ज्यादा ही हो गया था और फिर अचानक मेरी छठी हिस्स जाग उठी। मैंने सोचा सिर्फ एक प्याली चाय के लिए इतना तवील सफर नहीं किया जा सकता। अगर चंद लम्हाती नशिस्त ही थी तो कहीं भी बैठा जा सकता था। अभी मैं पूरी तरह संभलने भी नहीं पाया था कि लेमोजीन एक इमारत के खुले हुए गेट से अंदर दाखिल हो गई। मैंने हैरत ज़दा निगाहों से जिम को देखा। वो बड़ी बेनियाजी के साथ मुस्कुरा रहा था। ये रोजवेल्ट है, मैंने सवाल किया, मगर उसी वक्त जिम ने पिस्तौल निकाल कर उसका रुख मेरी पेशानी की तरफ कर दिया।